Hello everyone. Welcome back to IS Cafe. My name is Priyanka. इसराइल पैलेस्टीन वॉर आप सभी लोगों ने हर एक न्यूज़पेपर, हर एक न्यूज चैनल पे इसके बारे में सुना होगा कि मिडिल ईस्ट के अंदर एक बहुत ही बड़ा एक क्राइसिस जो है वो चल रहा है इसराइल और जो हमास है उनके बीच। तो हम लोग इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, इस पूरे वॉर के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू दैट इसका बैकग्राउंड क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, करंट सिचुएशन पे जो फाइट है उसका रीजन क्या है, गाजा स्ट्रिप कहाँ पे है, वेस्ट बैंक रीजन क्या है, एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक। इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और आप सभी से मेरी एक दरखास्त है कि उस वीडियो को सिर्फ यूपीएससी पर्सपेक्टिव के तौर पे देखिएगा। न्यूज चैनल के पीछे आप अपने 5-7 दिन जो है वेस्ट मत करिएगा कि इसने इतनी मिसाइल छोड़ दी, इसने ये रॉकेट छोड़ दिया, इसने इतने मर गए उतने मर गए। आपके लिए सिर्फ एक अवेयरनेस जरूरी है। फिर आप उसको स्टैटिक तौर पे आप जो मैप वर्क कर सकते हो उस रीजन का वो आप करिए। आप मेन पर्सपेक्टिव से अपनी जो ओपिनियन है उसके बारे में फ्रेम करिए, बट न्यूज चैनल के पीछे पागल मत हो जाइएगा, क्योंकि अब ये तो जब तक वॉर चलेगा 1 हफ्ते 2 हफ्ते न्यूज चैनल उसको कवर करेगा। ठीक है, आप उस पर अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा और अपने जो बाकी के टॉपिक उसको मत मिस कर दीजिएगा। तो इसी के साथ हम हमारा आज का वीडियो चालू करते हैं, जिसमें हम हिंदू के जो बाकी के टॉपिक्स उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। बिकॉज आपका उद्देश्य है पेपर निकालना, एग्जाम क्लियर करना, ना कि एक जर्नलिस्ट बनना या फिर एक नॉलेज ओरिएंटेशन वे में बस उसको पढ़ते जाना है। हमको एक एग्जाम क्लियर करना है, उसी वे में हम जो है बाकी के टॉपिक्स के आज देखेंगे। ठीक है, so before discussing video, before starting the main discussing our main video, so this is our channel ISKP. Please do subscribe our channel if you really liking our initiatives. All right. तो the topics जो हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं, सबसे पहला है अबाउट द मेंटल हेल्थ एंड द फ्लॉन्ड्रिंग इनफॉर्मल वर्कर। सेकेंड है अबाउट द स्टेट ऑफ इंडिया शेड्यूल एरिया, दिस इज कंप्लीटली रिलेटेड टू योर पॉलिटी पेपर। एंड थर्ड, दैट इज द साइलेंस अराउंड द स्टेट सीजर ऑफ द इंडिया प्रेस, ये आपका जर्नलिज्म से रिलेटेड है, दैट इज द फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया, जो है आप इसको लिंक कर सकते हैं। Now, coming to our first main important topic, mental health and plundering informal workers। देखो यहाँ पे दो चीजें हैं। पहला यहाँ पे बात हो रहा है कि जो मेंटल हेल्थ है वो क्या है, राइट, और दूसरा यहाँ पे बात हो रहा है अबाउट द इनफॉर्मल वर्कर्स। यानी मेंटल हेल्थ एक सीरियस इशू है, ये यहाँ पे बताया गया है, लेकिन उस मेंटल हेल्थ को लिंक किया गया है इनफॉर्मल वर्कर, क्योंकि जब भी हम, एक तो मेंटल हेल्थ हमेशा इग्नोर होती है और अगर उस पर हम ध्यान भी देते हैं तो इनफॉर्मल वर्कर जो है उनको हमेशा नेग्लेक्ट किया जाता है, दे आर ऑलवेज प्लॉन्डर्ड, राइट। So now we can typically, we can very well say that mental health is pretty much important, and we cannot ignore the informal worker sector in this because they comprises a huge portion of the population of the India. Correct. Now let us have a look about the theory. If I talk about why actually we are discussing about the World Mental Health Day, if I talk about the 10th of October, every year it is celebrated as the World Mental Health। और इस साल का जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ है उसका जो थीम है वो क्या होता है, मेंटल हेल्थ एज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। कि आपके पास जो मेंटल हेल्थ है ये एक यूनिवर्सल ह्यूमन राइट है। आप मेंटल हेल्थ को किसी कास्ट से रिलेट नहीं कर सकते, रिलीजन से रिलेट नहीं कर सकते, रीजन से रिलेट नहीं कर सकते, पॉवर्टी से रिचनेस से रिलेट नहीं कर सकते। ये एक यूनिवर्सल है, एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट है, और जो कि आपके पास सोसाइटी थीम है। जब भी आप कोई डे सेलिब्रेट करते हो उसकी थीम बनाई जाती है, उसी प्रकार से यहाँ पे जो मेंटल हेल्थ डे है उसकी जो थीम है वो यहाँ पे क्या है, दैट इज इट इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। देन फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि पूरा सेगमेंट उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है या फिर ओवरलुक किया जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द मेंटल हेल्थ। वो सेगमेंट क्या है, इनफॉर्मल वर्कर। ठीक है, अब यहाँ पे फैक्ट, ये तो राइटर ने एक स्टेटमेंट दे दिया, अब फैक्ट क्या बोल रहा है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 15% जो कि वर्किंग एज एडल्ट है पूरे विश्व में वो मेंटल डिसऑर्डर में रहते हैं। आई रिपीट, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन
15% वर्किंग एज एडल्ट जो है पूरे विश्व भर में वो मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं. On the one hand, decent work influences mental health in a positive way, while on the other hand, unemployment or unstable precarious employment, workplace discrimination, or poor particular unsafe working can cause a mental health risk. आप इसको बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे. आप में से लाइक मेरा किसी को दुख पहुंचाना कोई उद्देश्य नहीं है, बट एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलना चाहूंगी. जब भी आप लोग अपना यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करते हैं. ठीक है, मोस्टली ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट होता है. और ये वो एज होती है जब आपके सारे फ्रेंड्स, आपके सारे कलीग, सॉरी जो फ्रेंड्स हैं, वो किसी अच्छी जॉब पे जा चुके होते हैं. और आप अपने जीवन का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, जब आपके पास करियर की चुनने का टाइम था, आप जॉब कर सकते थे, ऐश कर सकते थे, घूम सकते थे, इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स डाल सकते थे, उस टाइम आपने यूपीएससी की जर्नी चुनी क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड. 1 साल गया, 2 साल गया, 3 अटेम्प्ट जाते हैं, लोग 4 4 साल तक इसकी तैयारी करते हैं. तो वो 4 साल का फ्रस्ट्रेशन और लास्ट अटेम्प्ट का फ्रस्ट्रेशन की अगर नहीं क्लियर हुआ तो क्या मेरे पास कोई नौकरी है, क्या मैं बेरोजगार हो जाऊंगा, तो आपके पास जो प्रेशर आता है उससे आप रिलेट कर सकते हो कि अगर कोई इंसान है जो कि बेरोजगारी से जूझ रहा है, जिसके पास अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसके पास वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उसके लिए जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ही नेगेटिव वे में उसका इफेक्ट जो है शो कर रहा होता है. ठीक है, बट इंडियन एक्सपीरियंस की अगर बात करते हैं, पूरे इंडिया के अंदर जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसका 90% हिस्सा अभी भी इनफॉर्मल वर्कफोर्स में काम कर रहा है. ये बहुत ही चिंताजनक बात है. यानी इंडिया के अंदर जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उसका 90% जो वर्कफोर्स है अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है. These workers often operate without regulatory protection. अब जब मैं बोल रही हूँ कि ये इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है, इसका क्या मतलब है? यानी इनके पास कोई रेगुलेटरी प्रोटेक्शन नहीं होगा. इट्स लाइक अ कोई पेंशन स्कीम नहीं है, कोई मंथली सैलरी फिक्स नहीं है, अभी 2 महीने काम कर रहे निकाल दिया, कोई प्रोबेशन पीरियड नहीं है, कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है, कोई स्कीम्स नहीं है, नथिंग, राइट? So they do not have any regulatory protection. They work in very unsafe working environment, endure the long hours, have little access to the social or the financial protections, suffer high uncertainty and deep precarity, and face discrimination. All of which further undermine the mental health and limit access to the mental health care. अब आप इसको ध्यान से सुनिए. उनका अनएम्प्लॉयमेंट इनफॉर्मल है, यानी कोई रेगुलेटरी प्रोटेक्शन नहीं है, अनसेफ कंडीशंस में वो काम करते हैं, इसकी वजह से उनका जो मेंटल हेल्थ है वो तो होता ही होता है. बट अब उस मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए जो मेंटल हेल्थ केयर है वहां पे भी उनको पार्शलिटी देखने को मिल रहा है, वहां पे भी उनको लिमिटेड एक्सेस मिल रहा है, तो दोनों तरफ से उनको जो पिसा जा रहा है, राइट? तो यहाँ पे जेंडर डिस्पैरिटीज में भी बहुत आपको देखने को मिलेगा कि विमेन और मेन में भी बहुत ही ज्यादा आपको जेंडर डिस्पैरिटीज देखने के लिए मिलेगी. 95% जो इंडिया की वर्किंग वुमेन है वो इनफॉर्मल, देखो ये 90% डेटा था ओवरऑल कि 100% पॉपुलेशन इज वर्किंग, उसमें से 90% जो पॉपुलेशन है वो आपके पास इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है, और यहाँ पे 10% जो जनता है वो आपके पास फॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है. बट इफ आई टॉक अबाउट द विमेन, राइट, तो विमेन जो है जितनी भी मान लो 100 वुमेन काम कर रही है, उसमें से 95 इनफॉर्मल में वर्क कर रही है, उससे 5% महिला ऐसी है जो फॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है. प्लस आपके पास पेमेंट के अंदर जो डिफरेंस हमेशा से देखने के मिलता है, उनको कंपैरेटिवली टू द मेल पार्टनर्स उनको लो जो है मिलता है, प्रिकैरियस एम्प्लॉयमेंट विदाउट सोशल प्रोटेक्शन, पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स, प्रैक्टिसेस, सोशल फैमिली स्पेसेस काफी ज्यादा. वुमेन की तो कंडीशन बहुत खराब है. लाइक वो उनका पे स्केल जो अगर मान लो सेम पोजीशन पर दो जने काम करते हैं तो मोस्टली केसेस में जो आदमी है उसको ज्यादा पेमेंट मिलता है, और जो वुमेन होती है उसकी सैलरी कम होती है. उसके बावजूद उस औरत को घर जाके अभी भी पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स के साथ डील करना पड़ता है, जेंडर रोल्स के साथ डील करना पड़ता है, घर जाके सारा घर संभालना पड़ता है, बट आदमी को वो सब नहीं करना पड़ता. ठीक है, अगर हम यूएनडीपी की रिपोर्ट के बारे में देखें, दैट इज द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पुअर क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट has consistently been detrimental to the mental health.
Youth unemployment is one of the highest in India, which, along with the stigma around the unemployment, significantly impact their mental health. The state of inequality in the India report 2022 observes that unemployment rate, देखो सबसे पहले यूएनडीपी, ये आपको मेंस में इंट्रोडक्शन में ये डेटा बहुत काम आएगा कि मतलब आप मेंस में तो सिंपली नहीं लिख सकते कि अनएम्प्लॉयमेंट है ये ना, आपको वहां पे प्रूफ देना पड़ेगा कि भाई यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द यूएनडीपी, की जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो पुअर क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट है, ये बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंटली मेंटल हेल्थ को डेट्रीमेंट कर रहा है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा इंडिया में बहुत ही ज्यादा हाई रेट पे है, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ सफर कर रहा है। आपने देखे होंगे कि हर एक इंजीनियर, अब उनको नौकरियां मिल नहीं रही है, तो डिग्री इंजीनियर की है, काम क्या कर रहे हैं वो, आपके पास चपड़ासी का कर रहे हैं, कोई पियोन बन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, नौकरी नहीं है भैया, मतलब कोई बर्गर बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है ना। अगर एक और रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट 2022, इसके मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक्चुअली इंक्रीजेस विद द एजुकेशनल लेवल्स, particularly for the educated young women who show an unemployment rate of 42%. So, with this phase of demographic dividend, where half of India's population is of working age and projected to remain so for 2 decades, it is pertinent to think about the quality of employment and long-term social security for them. इंडिया का अगर आप देखो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो यूथ है वो बहुत ज्यादा है, तो यानी आगे आने वाले 20 सालों में ये यूथ तो बूढ़ा हो जाएगा भाई। अगर इंडिया की मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो यूथ है, वो एडल्ट है, तो आगे आने वाले 20 साल में ये सब बूढ़े हो जाएंगे, एज हो जाएगा, ठीक है। तो एजिंग सोसाइटी हो जाएगी 20 साल में, विथ नो एपरेंट सोशल सिक्योरिटी। अगर देखो इस चीज को बहुत अच्छे से समझो, मैं कह रही हूँ कि 100% जो जनता है वो यहाँ पे वर्क फोर्स जो लगी हुई है, उसमें 90% यहाँ पे क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है। और आगे आने वाले 20 साल में, यानी 20 साल में ये लोग बूढ़े हो जाएंगे और इनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, तो यानी ये बहुत ही बुरे वल्नरेबिलिटी में जाएंगे, मेंटल हेल्थ में जाएंगे, और ये बहुत ही गंदी पॉवर्टी के साइकिल में जा सकते। 2011 का जो सेंसस है उसके मुताबिक बात करते हैं, तो 33 मिलियन जो एल्डरली पीपल है, दे आर पोस्ट रिटायरमेंट जो है इनफॉर्मल वर्क में लग जाते हैं। एक और स्टडी है आईएलओ के हिसाब से, जिसमें एल्डरली एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया शोज हाई पॉवर्टी अमॉन्ग देम इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डिपेंडेंसी एंड एक्सेस टू द फाइनेंशियल एसेट। The absence of the proper financial and healthcare security among the working elderly can severely impact the physical and mental health, aggravating their vulnerability. अगर हम सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं, अब पहले तो आप सोचिए कि सोशल सिक्योरिटी क्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कोई आईएएस ऑफिसर है, ओके आईएएस ऑफिसर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल कोई गवर्नमेंट टीचर है, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड या कुछ भी ले लीजिए, उनके पास रिटायरमेंट का प्लान होता है कि फिर उनके पास पेंशन आता है और बहुत कुछ आता है, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे आप सोशल सिक्योरिटी में जो इनफॉर्मल वर्कफोर्स है उनको कुछ होता नहीं है, ना पेंशन है ना कुछ है, जो नौकरी है उसी का फिक्स नहीं कि आज है कल नहीं है, तो ये मेंटल डिस्ट्रेस से गुजरते हैं, जिसकी वजह से उधारी हो जाती है, जिसकी वजह से इनका जो खर्चा है हेल्थ रिलेटेड वो बढ़ जाता है, राइट। तो स्टडी बाय वुमेन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट ग्लोबलाइजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन अमॉन्ग द इनफॉर्मल वर्कर्स इन दिल्ली से मोस्टली जो माइग्रेंट्स है, दे इंडिकेट दैट रिकवरी पोस्ट कोविड-19 जो अनइवन रही है। इस रिपोर्ट के हिसाब से कि कोविड के बाद की जो रिकवरी है वो अनइवन रही है, यानी कि एक तो इनफॉर्मल सेक्टर और एक फॉर्मल सेक्टर में पूरी तरह से अनइवन रही। बहुत ज्यादा जो रिपोर्ट है वो फूड इनसिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, स्किप मील्स है, रिड्यूस कंजम्पशन, बट देयर आर सर्टेन स्कीम्स जिसमें हायर एलोकेशन भी मिला है, फॉर एग्जांपल मनरेगा, दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। अगर 2021 की बात करें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो दैट इज द एनसीआरबी रिपोर्टेड दैट 26% ऑफ द पीपल जिसने सुसाइड किया है, देवर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ध्यान से सुनिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये बोलता है जितने भी लोगों ने सुसाइड किया है उसमें 26% वो लोग थे जो
डेली वेजेस पे काम करते थे, यानी आज हमने काम किया और हमको 100 रुपया मिला, 200 रुपया मिला, या जो भी आपके पास दिहाड़ी जिसको बोलते हैं वो मिला। कल का भरोसा नहीं है कि कल उठ के मुझे काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या मुझे कल पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो 26% जिन लोगों ने सुसाइड किया वो डेली वेज अर्नर्स। Employment guarantee programs can indeed improve the mental health outcomes. Thus, the social security can be promotional, aiming to augment the income, preventive, aiming to forestall the economic distress, and protective, aiming to ensure the relief from the external shock. A relook at the Code on the Social Security 2020 shows how glaring issues concerning the social security of India's informal workforce still remain untreated. While India should universalize social security, the current code does not state this as a goal. Now, the care means the drastic improvement. अब आपको इसको ठीक करने के लिए बहुत सडन, बहुत ही ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत पड़ेगी। नेशनल इनकम जो है, इफ आई टॉक अबाउट द नेशनल इनकम, वहां पे इनफॉर्मल वर्कर्स का बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, still they are exposed to economic, physical and mental vulnerability. यानी इंडिया का जो बजटरी एलोकेशन है वो सिर्फ 1% है, मतलब पूरे बजट का सिर्फ 1% आप मेंटल हेल्थ को दे रहे हो। ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या है, जब उनकी हेल्प करने की बात आती है, जब बजट एलोकेशन का बात आता है, तब आप सिर्फ 1% दे दो, जबकि नेशनल इनकम में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार मेंटल हेल्थ इन्वॉल्व्स स्ट्रेंथनिंग द कम्युनिटी बेस्ड केयर, people centered, recovery oriented and human right oriented care. So there is an urgent need for proactive policies to improve the mental health recognition and action. So this is critical in upholding the basic human rights in the good health, including the mental health, and advancing the sustainable development goal, जिसमें डेवलपमेंट गोल नंबर 3 गुड हेल्थ और वेलबींग के बारे में बात करता है, और डेवलपमेंट गोल नंबर 8 डिसेंट वर्क की बात करता है फॉर ऑल द इकोनॉमिक ग्रोथ। द स्टेट ऑफ इंडिया शेड्यूल एरिया, अगर हम इंडिया के शेड्यूल एरियाज के बारे में बात करें, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज अबाउट द मेंटल हेल्थ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज शेड्यूल एरिया। ये टॉपिक आप अपने पॉलिटी से रिलेट कर सकते हो। लक्ष्मीकांत में, लक्ष्मीकांत जो बुक है उसमें आप सभी लोगों ने शेड्यूल एरिया के बारे में बात करी होगी, ये उसी से रिलेटेड है। इसमें हम पूरा थोड़ा सा स्टैटिक जो पोर्शन है उसको कवर करने वाले, दैट इज द स्टेट ऑफ इंडिया शेड्यूल एरियाज। पहला सवाल, पूरे इंडिया में किसी भी राज्य के अंदर शेड्यूल एरिया को पहचाना कैसे जाता है कि भाई ये फलाना एरिया शेड्यूल एरिया में आएगा, और अगर कोई एरिया शेड्यूल एरिया है तो उसको गवर्न कैसे किया जाएगा। जो भूरिया कमेटी है 1995 में, उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी इसके अंदर, और किस तरह से जो पैसा एक्ट है दैट इज द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया 1996, उन्होंने इस पूरे गवर्नेंस को चेंज किया। सबसे पहले कुछ डेटा के बारे में बात करते हैं। इंडिया के अंदर 705 705 शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटीज है, यानी पूरी कंट्री का जो पॉपुलेशन है उसका 8.6% स्टेट में रहते हैं और 6 यूनियन टेरिटरी में रहते हैं। अब जैसे मैंने कहा, ये आपको पॉलिटी से रिलेट कर सकते हो। आर्टिकल 244 जो है, इट टॉक्स अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। It is the single most important constitutional provision for the scheduled tribe. आर्टिकल 244(1) जो है 4 स्टेट के बारे में बात करता है। इट टॉक्स अबाउट योर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 स्टेट के अंदर, आई रिपीट, आर्टिकल 244 क्लॉज 1 फिफ्थ शेड्यूल, देखो यहाँ पे आपके पास एक फिफ्थ शेड्यूल है और एक आपके पास सिक्स्थ शेड्यूल है ना। आपके पास पॉलिटी में शेड्यूल्स है, फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल है। फिफ्थ शेड्यूल के अंदर सिर्फ 4 स्टेट की बात हुई है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 स्टेट के अंदर वो आर्टिकल 244 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग डील होते हैं। आई रिपीट दैट आर्टिकल 244 क्लॉज 1 provide for the application of the fifth schedule provision to the scheduled areas,
notified in any state other than Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. फिर आता है यहाँ पे अबाउट द सिक्स्थ शेड्यूल। इट अप्लाइज टू दो स्टेट जो कि 4 स्टेट में नहीं है। आप ध्यान से सुनिए, पांचवा जो शेड्यूल है, फिफ्थ शेड्यूल टॉक्स अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज इन ओनली 4 स्टेट, दैट इज असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद से अच्छी तरह कीजिए, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। जो सिक्स्थ शेड्यूल है वो उन सारे शेड्यूल एरिया की बात करता है जो इन 4 स्टेट की सिवा बाकी स्टेट में है। ठीक है, तो इट अप्लाई टू दी स्टेट एज। कौन सा आर्टिकल किसके साथ डील कर रहा है? भाई ये शेड्यूल एरिया है क्या? ये शेड्यूल एरिया आपकी इंडिया की पूरी लैंड एरिया का 11.3% लैंड एरिया को कवर करता है। इसमें 10 स्टेट आते हैं आपके पास आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है, राजस्थान है। देखो जब भी ऐसे कुछ आप मैथ प्रैक्टिस साथ साथ में करते जाइएगा। ठीक है, तो जो पहला स्टेट हो जाएगा आपके पास क्या है? उड़ीसा है। ठीक है, फिर आपके पास क्या है? यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, देन आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, हिमाचल प्रदेश है। और वो 4 स्टेट तो शेड्यूल में तो है ही। 2015 में आपके पास जो केरल है उन्होंने क्या बोला, अब यहां से समझेंगे कि 2133 हैबिटेट, दो वार्ड आते हैं 5 जिलों के अंदर जो कि शेड्यूल एरिया है। लेकिन अभी भी इस शेड्यूल एरिया का सरकार का अप्रूवल बाकी है। बाकी जो आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी भी लगातार डिमांड है that villages have been left out in 10 state with scheduled area, कि ये जो 10 स्टेट है उसमें बहुत सारे जो गांव है अभी भी शेड्यूल एरियाज यानी ट्राइबल वाले एरिया जिसको अभी भी यहाँ इंक्लूड नहीं किया गया है। यानी 59% इंडिया का जो शेड्यूल ट्राइब है वो आज भी इस आर्टिकल अनुच्छेद 244 के बाहर है, जो कि इस आर्टिकल के अंदर नहीं आता है। अगर वो इसके अंदर नहीं आता है तो यानी उनको जो राइट मिलनी चाहिए एज पर द राइट विच आर एप्लीकेबल टू शेड्यूल एरिया वो यहाँ पे उनको नहीं मिल रही है ना। हम क्या बोल रहे हैं, कोई भी एरिया जो शेड्यूल एरिया में है तो आर्टिकल 244 के हिसाब से उसमें काम हो रहा है। 244 1 और 2 स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा है, जरूरी नहीं है, यानी आप उसको इग्नोर कर रहे हो, उनको उनके राइट्स अभी नहीं मिल पा रही है। ठीक है, कैसी राइट्स? जैसे कि आपके पास राइट टू फेयर कंपनसेशन, ट्रांसपेरेंसी है इन द लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट है 2013 का, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का। 1995 में भूरिया कमेटी जो है वो बनी और उन्होंने कुछ प्रोविजंस को रिकमेंड किया दैट एक्सटेंशन ऑफ द पंचायती राज टू शेड्यूल एरिया रिकमेंडेड इंक्लूडिंग दीज विलेजेस, बट वो अभी भी नहीं हो पाया है। The absence of viable SC majority administrative unit has been the standard bureaucratic response. अब उसका जवाब क्या दे रहे हैं ये लोग ब्यूरोक्रेसी जो है कि अभी भी देखो इनका डिमांड है कि इतने सारे एरियाज आप अभी भी इंक्लूड नहीं कर रहे हो, हमें राइट्स नहीं मिल रही है, हमें इंक्लूड करो आर्टिकल 244 में, आर्टिकल 244 क्लॉज 2 में हम शेड्यूल राइट्स एरिया में आना चाहते हैं ताकि हम उन राइट्स को यूज कर सकें। ना जी ना, अभी जो है आप मेजोरिटी में नहीं हो, हम तभी कर सकते हैं जब आप मेजोरिटी में होते हो। तो इकलौता जो रीजन उनके पास है क्या है कि आप मेजोरिटी में नहीं। So an argument that has also been used to demand the denotification of the parts of scheduled area where SCs are now a minority due to influx of a non-tribal individuals. अब इनका जो गवर्नेंस है वो कैसे होता है, यानी हाउ शेड्यूल। अब देखो पूरा मुद्दा समझ में आ गया कि शेड्यूल एरिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, कौन से एरिया शेड्यूल एरिया में है, कौन से एरिया डिमांड कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं उस प्रोविजन में तो क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब देख लेते हैं कि पूरा जो एरिया उनका गवर्नेंस कैसे होता है। सबसे पहली बात तो कोई भी एरिया शेड्यूल एरिया है या नहीं है उसकी अनुमति, उसका नोटिफिकेशन, उसका डिक्लेरेशन किसके हाथ में होता है? प्रेसिडेंट करते हैं। तो हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट शेड्यूल एरिया, अगर कोई भी एरिया शेड्यूल एरिया के अंदर आता है तो सबसे पहले उसको एक ट्राइबल
एडवाइजरी काउंसिल बनानी पड़ेगी जिसके अंदर 20 शेड्यूल ट्राइब के मेंबर होंगे। आई रिपीट, सबसे पहले शेड्यूल एरिया अगर आपको बनाना है तो उसकी अनुमति यानी जो नोटिफिकेशन है वो प्रेसिडेंट देंगे। अगर ये शेड्यूल एरिया बन जाता है तो आप एक सबसे पहले ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाओगे। इस ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के अंदर 20 शेड्यूल ट्राइबल के मेंबर होंगे। अब ये जो मेंबर है वो गवर्नर को एडवाइस करेंगे कि किन किन मैटर्स में आप हमारा वेलफेयर कर सकते हो। यानी मान लीजिए कि आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के अंदर आपने एक शेड्यूल एरिया डिक्लेयर किया है प्रेसिडेंट ने, तो वहां पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनेगी जिसमें 20 शेड्यूल ट्राइब के मेंबर होंगे। वो गवर्नर को कर सकते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब। द गवर्नर विल देन सबमिट अ रिपोर्ट, और हर साल गवर्नर जो है प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देता है रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एरिया। द नेशनल गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शन टू रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया। लेकिन अब वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अब यहाँ पे हमेशा शेड्यूल एरिया के केसेस में ज्यादा पावरफुल भाई गवर्नर है। ठीक है, गवर्नर जो है इसको किसी भी लॉ को, कोई भी अगर लॉ है जो कि मान लीजिए केंद्र सरकार ने कोई लॉ पास किया, ठीक है, अब अगर वो लॉ उसको शेड्यूल एरिया में लागू करना है तो भाई गवर्नर उस लॉ को रिपील भी कर सकता है, अमेंड भी कर सकता है। ठीक है, अगर वो शेड्यूल एरिया में लागू करवाना है तो गवर्नर कैन रेगुलेट ऑल्सो शेड्यूल एरिया, स्पेशली to prohibit or restrict the transfer of tribal land by or among the members of HC and regulate the law। तो ये सारी प्रोविजंस, ये अथॉरिटी, ये जो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर को दी गई है, ये सब प्रेसिडेंट के ओवरसाइट के साथ में हैव लार्जली रिमेन डेड लेटर एक्सेप्ट ब्रीफली महाराष्ट्र फ्रॉम 2014 से। इट वॉज ओनली जब पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया था तीसरा एक्ट, तब थोड़ा सा यहाँ पे जो आपके पास पावर है वो थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया था इन एरिया से शेड्यूल एरिया में। अब शेड्यूल एरिया कौन डिसाइड करता है ये हमने बात कर ली है कि इट इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। यहाँ पे प्रेसिडेंट इज द वन जो कि यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। बट अब प्रेसिडेंट कह रहे कि भाई इस एरिया को, इस राज्य के अंदर शेड्यूल एरिया बना दो, क्या उसको सपना आ रहा है? नहीं। आप शेड्यूल एरिया को आइडेंटिफाई कैसे करोगी उसको हम समझते हैं। ना तो किसी संविधान, ना हमारे संविधान में लिखा हुआ है, ना किसी कानून में लिखा हुआ है कि भाई क्राइटेरिया 1961 में एक देवर कमीशन आई थी। देखो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आ जाएगा, देवर कमीशन इज रिलेटेड टू व्हाट, और वहां पे हवा नहीं लगेगी, है ना? तो फॉर एग्जाम्पल दिनेश स्वामी कमिटी इज रिलेटेड टू व्हाट, एक क्वेश्चन आया था जो कि इलेक्शन से रिलेटेड थी। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है अबाउट द देवर कमीशन की। देवर कमीशन जो है वो क्या है? द गाइडिंग नॉर्म्स फॉर डिक्लेयरिंग एन एरिया एज शेड्यूल एरिया आर, तो इस रिपोर्ट के हिसाब से बोला जाता है एक प्रिपॉन्डरेंस की वहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा होनी चाहिए, एक रीजनेबल साइज होना चाहिए एरिया वाइज, एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी होनी चाहिए जैसे कि डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, तालुक है, और इकोनॉमिकली वो जो है बैकवर्ड होना चाहिए कंपेयर टू द और रिलेटेड टू द नेबरिंग एरियाज। बट कोई भी जो लॉ है कोई मिनिमम परसेंटेज जो है मेंशन नहीं कर रहा है इसके अकॉर्डिंग। तो यानी यू कैन से कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द देवर कमीशन। व्हाट नेक्स्ट यहाँ पे बात हो रही है कि आपको कुछ जो हैबिटेशन है या फिर जो कि शेड्यूल एरिया के बाहर है, अगर वो लास्टली उस रिपोर्ट के हिसाब से क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं या फिर और भी इश्यूज आप उनको उसमें ऐड करना पड़ेगा। Now coming to the third topic, which is last topic of video, that is the silence around the state seizure of India's spread। इसमें हम थियरी पे ज्यादा नहीं जाएंगे, इसको मैं बहुत ही नक्शल में आपको एक संक्षिप्त में ये बता देती हूँ। आपके पास यहाँ पे है कि जर्नलिज्म का जो फ्रीडम है उसमें इंडिया बहुत बुरी तरह से रैंक कर रहा है, बहुत ही गंदी तरह। यानी जो जर्नलिस्ट है उनकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच में एक्सप्रेशन है या बहुत सी चीजें उस पर अटैक किया। 50 सालों में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हुआ क्या है उसको हम देखेंगे। न्यूज क्लिक के जो फाउंडर है उसको अरेस्ट, तो ये आर्टिकल उसके ऊपर है कि ओवर 50 years ago सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल्ड दैट
देखो पहले मैं बता देती हूँ कि जो न्यूज क्लिक के जो फाउंडर है उनको यूएपीए के अंदर यानी कि अनलॉफुल प्रिपरेशन एक्ट के अंदर अरेस्ट कर लिया गया है। अब ये यूएपीए क्या है हमारी पहले वाली वीडियोस में हम बता चुके हैं, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। बट जिस तरह से उनको अरेस्ट किया गया, उनका फोन छीन लिया गया है या फिर सीज कर लिया गया है, डेटा लिए जा रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है, इसके ऊपर आपके पास जो एडिटोरियल है वो यहाँ पे दिया गया है। 50 सालों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल दैट इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन के टाइम पे इंडिविजुअल जो है इलीगल डिटेंशन को चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन बाद में केस पुट्टास्वामी केस में राइट टू प्रिवेसी जो है उसको रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है इस पर्टिकुलर केस के अंदर कि यूनियन देखो इंडिया का जो रैंक आया है 180 कंट्रीज है, उस 180 कंट्री में इंडिया की रैंक आई है 161। जब हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, और तनिष्का सोडी का जो डेटा है न्यूज लॉन्ड्री से वो ये बताता है कि 44 मीडिया एंटिटी और जो जर्नलिस्ट है उनको इन्वेस्टिगेटिव स्क्रूटनी से गुजरना पड़ता है। यानी इंडिया में जो फ्रीडम है प्रेस को लेके वो बहुत बहुत ही डेंजर में है। तो द प्रेसिंग डेंजर टू द मीडिया प्रॉम्प्टेड द सजेशन ऑफ द लीगल रिफॉर्म्स, तो उसके लिए यहाँ पे लीगल रिफॉर्म्स के बारे में बात हुई। ठीक है, आप आज सभी यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द न्यूज क्लिक फाउंडर। तो आई एम गिविंग यू, wait a minute, let's go to the last slide and I can give you a question related to it. Okay. Question is critically analyze the role of journalism and present situation in India. Okay. So that's it for today. I hope you like our video. If you're really liking our initiatives, please subscribe our channel. Please support us by subscribing our channel IS Cafe. Thank you so much.